हेलो स्टूडेंट्स, आई एम संजय कुमार। मैं आपके सामने फिजिक्स के यूनिट 2 का चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी लेकर आया हूँ। इस चैप्टर में हम इलेक्ट्रिक करंट, कन्वेंशनल करंट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और कुछ करंट से रिलेटेड टॉपिक्स जो हमारे सिलेबस में हैं वो हम स्टडी करने वाले हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक इलेक्ट्रिक करंट से। स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक करंट का मतलब होता है फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सपोज कीजिए कि किसी कंडक्टर में चार्ज वन एंड से दूसरे एंड तक फ्लो कर रहा है या एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज फ्लो कर रहा है। तो चार्ज फ्लो का जो रेट है, मींस कितना चार्ज फ्लो हो रहा है डिवाइडेड बाय टाइम, इस रेशियो को इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है। एक्सप्रेशन बिल्कुल क्लियर है। करंट इज इक्वल टू चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम, मतलब कितना चार्ज फ्लो हुआ डिवाइडेड बाय उतना चार्ज फ्लो होने में कितना टाइम लगा, इसका रेशियो देख लोगे तो वो आपके पास करंट आएगा। लेकिन कभी कभी हमारे पास जो चार्ज फ्लो करता है वो टाइम के साथ कांस्टेंट नहीं होता, फ्लो ऑफ चार्ज टाइम के साथ चेंज हो रहा होता है। उस केस में हमें अगर करंट निकालना है तो हम क्या करेंगे, चार्ज का डेरिवेटिव करके निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो आप चार्ज का डेरिवेटिव करते हैं डी क्यू बाई डी टी, तो वो क्वांटिटी आपके पास इलेक्ट्रिक करंट के इक्वल आ जाएगी। तो ये दो केसेस हो गए। अगर तो इक्वल टाइम में इक्वल चार्ज फ्लो हो रहा है तो सिंपली आप अमाउंट ऑफ चार्ज डिवाइडेड बाई टाइम से डिवाइड कर दीजिए, वो करंट आ जाएगा। और अगर आपके पास इक्वल टाइम में अनइक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो हो रहा है, फिर उस केस में आपको डिफ्रेंशिएट करके करंट की वैल्यू निकालनी होगी। जैसा हम एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज कीजिए आपको ये कह दिया जाए कि ये एक वायर है और इस वायर में एक एंड से दूसरे एंड तक 2 कूलम चार्ज फ्लो किया, तो चार्ज दे दिया 2 कूलम। और इसमें जो टाइम लगा वो आपके पास टाइम दे दिया 4 सेकेंड। 2 कूलम चार्ज फ्लो किया 4 सेकेंड्स में, तो करंट किसके इक्वल आएगा। अब क्योंकि ये इक्वल चार्ज फ्लो हो रहा है 2 कूलम, हर 4 सेकेंड में 2 कूलम चार्ज फ्लो हो रहा है, तो ये स्टेडी फ्लो ऑफ चार्ज माना जाएगा। और स्टेडी फ्लो के अंदर अगर आपको इलेक्ट्रिक करंट निकालना है तो आप ये ऊपर वाला एक्सप्रेशन यूज़ करोगे Q डिवाइडेड बाई टी। तो आप ये डायरेक्टली पुट कर दीजिए 2Q डिवाइडेड बाई टी, तो आपके पास आ जाएगा 1/2 कूलम पर सेकेंड। और कूलम पर सेकेंड को हम एम्पियर भी लिख सकते हैं, तो आपके पास आ जाएगा हाफ एम्पियर करंट। अब केस नंबर 2 देखते हैं। सपोज कीजिए आपको ये दे रखा है कि जो चार्ज फ्लो कर रहा है वो चार्ज टाइम पे डिपेंडेंट है, टाइम पे डिपेंडेंट है और चार्ज की क्वांटिटी आपको ये दी हुई है 3t+1। आपको ये चार्ज दे रखा है जो टाइम पे डिपेंड कर रहा है। तो इस केस में आपको करंट फाइंड करना है, करंट कितना फ्लो कर रहा है। तो ये निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, करंट ये दूसरी एक्सप्रेशन आप यूज करोगे, डिफरेंशिएशन ऑफ क्यू विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इस केस में आपके पास करंट आएगा डी क्यू डिवाइडेड बाई टी डी टी। तो इसका डेरिवेटिव अगर हम करेंगे 3t+1 का डेरिवेटिव करेंगे तो आपके पास आएगा 3। इसका मतलब करंट 3 एम्पियर आपके पास फ्लो कर रहा है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये थे दो केसेस। अगर स्टेडी फ्लो ऑफ चार्ज है तो आप ये ऊपर वाली एक्सप्रेशन यूज़ करोगे, अगर वेरिएबल फ्लो ऑफ चार्ज है तो आप ये एक्सप्रेशन यूज़ करोगे। तो ये दो केसेस हमने डिस्कस किए। नेक्स्ट देखते हैं, इलेक्ट्रिक करंट आपके पास कई टाइप के हो सकते हैं। डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नीट्यूड टाइम के साथ चेंज हो रहा है या टाइम के साथ फिक्स है, इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन चेंज हो रही है या फिक्स है। अब सबसे पहला केस ये लेते हैं कि ना ही तो मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा करंट का और ना ही डायरेक्शन चेंज हो रही, मतलब कॉन्स्टेंट करंट फ्लो कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उसको हम स्टेडी करंट कहेंगे। जैसा कि ग्राफ ए में दिखाया हुआ है। ए में ये शो किया हुआ है कि करंट की वैल्यू आई है और वो टाइम के साथ चेंज हो ही नहीं रही। ये देखिए, करंट की वैल्यू टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही, तो इसको हम कहेंगे स्टेडी करंट या कांस्टेंट करंट, स्टेडी करंट विच डज नॉट चेंज विद टाइम। अब देखिए नेक्स्ट, ये ऐसा करंट इसमें बी ग्राफ में दिखाया हुआ है जो टाइम के साथ कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रहा है। देखो जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे करंट की वैल्यू बढ़ती जा रही है। तो ये आपके पास हो गया कॉन्टिन्यूसली चेंजिंग करंट, ये हर टाइम ये करंट की वैल्यू चेंज होती जा रही है। अगला देखिए, इसमें ये भी टाइम के साथ चेंजिंग करंट है। देखो कभी ये करंट कभी टाइम के साथ बढ़ जाता है, फिर टाइम के साथ घटने लगता है, फिर बढ़ जाता है। तो ये वेरिएबल करंट्स के एग्जाम्पल हैं। तो बी और सी ग्राफ आपको दिखाए हुए हैं वो वेरिएबल करंट के एग्जाम्पल है जिनका मैग्नीट्यूड टाइम के साथ चेंज हो रहा है लेकिन डायरेक्शन नहीं चेंज हो रही। देखो चाहे टाइम जो मर्जी पुट करो आप, और करंट आपको पॉजिटिव ही दिखाया हुआ है, तो पॉजिटिव दिखाने का मतलब करंट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर ही है, मैग्नीट्यूड तो चेंज हो रहा है लेकिन डायरेक्शन नहीं चेंज हो रही है, ऐसा करंट है। अब नेक्स्ट एक एग्जांपल हम देखेंगे जिसके अंदर करंट नेगेटिव भी जा रहा है। नेगेटिव जाने का मतलब हो गया करंट की डायरेक्शन चेंज हो रही है। ये देखिए, ये डी ग्राफ जो है
इसमें करंट पहले पॉजिटिव है कुछ टाइम तक और फिर उतने ही टाइम तक नेगेटिव है, फिर उतने टाइम तक पॉजिटिव, फिर उतने टाइम तक नेगेटिव। ये नेगेटिव करंट का मतलब ये हुआ कि डायरेक्शन चेंज हो रही है। एक फिक्स टाइम तक करंट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करता है, मान लेते हैं राइट वर्ड, और फिर उतने टाइम तक करंट लेफ्ट वर्ड फ्लो करता है, फिर उतने टाइम तक राइट वर्ड, फिर उतने टाइम तक लेफ्ट वर्ड। और इस दौरान करंट की जो वैल्यू होती है वो कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रही है। देखो हर टाइम करंट की एक डिफरेंट वैल्यू है। तो ऐसे करंट को हम अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। तो अल्टरनेटिंग करंट ऐसा होता है जिसका मैग्नीट्यूड तो कंटिन्यूसली चेंज करता है लेकिन डायरेक्शन चेंजेज पीरियोडिकली, डायरेक्शन उसकी पीरियोडिकली चेंज होती है। तो ये था अल्टरनेटिंग करंट। नेक्स्ट देखिए कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशनल मीन्स हम जो डेली लाइफ के अंदर करंट, इलेक्ट्रिक करंट देखते हैं वो करंट किस तरीके के होते हैं। देखिए हम घरों में देखते हैं कि डिफरेंट अप्लायंसेज होते हैं वो वायर से जुड़े हुए होते हैं। सब वो जो वायर्स बनी होती है या तो कॉपर की बनी होती है या एल्यूमिनियम की बनी होती है। अब इन कॉपर और एल्यूमिनियम के अंदर चार्ज फ्लो करता है। जब हम स्विच ऑन करते हैं तो चार्ज फ्लो करने लगता है। स्विच ऑन हम देखिए घर में आप अल्टरनेटिंग करंट भी यूज़ कर सकते हो, एसी और डीसी भी यूज़ करते हैं। एसी हम कहाँ यूज़ करते हैं, जैसे अपने पास घरों में फ़ैन ऑन करना है, फ़ैन, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, टेलीविज़न और ये जो चीज़ें चल रही है एसी, ये सारी अल्टरनेटिंग करंट से चल रही है। और डीसी से चलने वाले भी कुछ अप्लायंसेज अपने पास घरों में होते हैं। जैसे आपके पास कोई बच्चों के टॉयज़ हैं तो वो डीसी से चल रहे हैं। आपने देखा होगा जितने इलेक्ट्रॉनिक टॉयज़ हैं उनके पीछे सेल डलते हैं। तो सेल डलने से क्या होता है, वो सेल जो करंट देता है वो डायरेक्ट करंट देता है। इसके अलावा बहुत सी और चीज़ें होती हैं, जैसे आपके पास टॉर्च होगी, टॉर्च में भी सेल डलते हैं तो वो भी आपके पास बैटरी डलती है तो वो डायरेक्ट करंट से चलती है। तो कुछ चीज़ें हमारे पास घरों में डायरेक्ट करंट से चलने वाली होती है और कुछ ऐसी होती हैं जो अल्टरनेटिंग करंट से चलती है। अब इन दोनों ही केस में क्या होता है कि करंट फ्लो करता है। अब करंट क्या है, करंट तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ये तो फ्लो ऑफ चार्ज है। अब सोचने वाली बात है कि किसी कॉपर की वायर में या कोई भी बैटरी के अंदर कौन सा करंट फ्लो कर रहा होता है, वो किस वजह से फ्लो कर रहा होता है, कौन से चार्ज पार्टिकल फ्लो कर रहे होते हैं। तो आपको पता होगा क्योंकि जितनी भी वायर्स होती हैं जनरली वो मेटल की बनी होती हैं, मेटल या एलॉयज की। मेटल जैसे कॉपर, कॉपर इज प्योर मेटल। तो मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं, फ्री टू मूव हैं। तो उनमें जब भी हम कोई बैटरी से उनको जोड़ते हैं, एक एंड को अगर हम बैटरी से पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ें, वायर को दूसरे को नेगेटिव से जोड़ें, तो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से जो वायर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मूव करना स्टार्ट कर जाते हैं। अब क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन पे तो नेगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाते हैं। ये देखिए इस तरीके से, सपोज कीजिए आपके पास ये कोई वायर है, ये वायर, इस वायर का एक एंड आपके पास बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्टेड है और दूसरा नेगेटिव से। ये तो इसमें क्या होगा, जैसे ही आप इसे कनेक्ट करोगे तो इसके अंदर ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत होते हैं मेटल के अंदर, ये फ्री इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे, जैसे ही आप बैटरी को कनेक्ट करोगे तो इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज है तो वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करने लगेंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स इधर जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन तो होगी बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है आपके पास पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरफ, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रॉन्स के मोशन की जो डायरेक्शन है वो आपके पास है अपोजिट, इस तरफ। इलेक्ट्रॉन्स का मोशन इस तरफ है। तो इस वजह से जो करंट फ्लो कर रहा है, करंट की डायरेक्शन किस तरफ होती है, करंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ ही होती है। मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन्स इधर आ रहे हैं लेकिन करंट जो फ्लो कर रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ ही, इस तरफ इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। तो आपने देखा कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन तो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ होते हैं, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ही होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मूव कर रहे होते हैं। तो ये केस हुआ अपने पास मेटल्स के केस में। कभी कभी अपने पास जो वायर होती है वो प्योर मेटल की नहीं बनी होती, एलओए की होती है, जैसे नाइक्रोम वायर, कौन नाइक्रोम वायर हो गई। तो इसमें क्या होता है, आपके पास दो मटेरियल कंबाइन होते हैं, जैसे निकल एंड क्रोमियम को मिक्स करके, तो उसमें भी आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स में जब इलेक्ट्रिसिटी को जब हम बैटरी से कनेक्ट करेंगे तब वो इलेक्ट्रॉन्स मूव करना स्टार्ट कर देंगे फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर, और नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर वो जा रहे होंगे, और करंट जो फ्लो करेगा वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो कर रहा होगा। तो हमने देखा, अब तक हमने ये जाना कि इलेक्ट्रॉन्स का जो मोशन होता है वो बैटरी के नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है, और जो करंट की डायरेक्शन होती है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन होती है। ओके, तो ये सब कुछ इसमें लिखा हुआ है, ये देखिए।
ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ है। इसके अंदर अगर आप कोई पॉजिटिव चार्ज रख दोगे तो पॉजिटिव चार्ज तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करेगा। ये देखिए, इसके अंदर मैंने ये पॉजिटिव चार्ज रखा तो पॉजिटिव चार्ज की जो डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही है। तो करंट भी इधर ही फ्लो कर रहा है जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस तरफ, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन अगर हम कोई नेगेटिव चार्ज रखेंगे, जैसे देखिए इसमें नेगेटिव चार्ज रखा तो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है और इलेक्ट्रॉन्स इधर जा रहे हैं, और करंट की डायरेक्शन ऑलवेज इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ होगी, मतलब जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास इस तरफ, करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आपके पास होगी। तो ये था कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन। कन्वेंशनल करंट ड्यू टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के अपोजिट होता है करंट की डायरेक्शन। और अगर कन्वेंशनल करंट पॉजिटिव चार्ज की वजह से है तो वो उनके पॉजिटिव चार्ज के मोशन की तरफ होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो अगर करंट पॉजिटिव चार्ज की वजह से है तो वो मोशन की तरफ ही करंट होगा, और अगर करंट नेगेटिव चार्ज की वजह से है तो वो मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में करंट आपके पास होता है। तो ये ध्यान रखिए। अब जनरली आपसे ये पूछा जा सकता है कि अलग अलग मटेरियल में करंट फ्लो किन चार्ज पार्टिकल्स की वजह से करता है। जैसे अगर हम मेटल की बात करें तो मेटल में तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत होते हैं, तो उनमें जो करंट फ्लो करता है वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही फ्लो करता है। मेटल्स में, एलॉयज में भी मेटल्स की वजह से करता है। अगर अब ऐसा एक मटेरियल होता है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स कैसे फ्लो करता है, तो उसके अंदर जो करंट कैसे फ्लो करता है। सेमीकंडक्टर्स में करंट फ्लो करता है दो टाइप ऑफ चार्ज पार्टिकल्स की वजह से। टू टाइप्स होते हैं, एक होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करंट फ्लो करता है, और दूसरा होल्स। उसके अंदर एक और पार्टिकल होते हैं होल्स, होल्स की वजह से भी करंट फ्लो करता है। तो आपसे पूछे व्हाट टाइप ऑफ करंट कैरियर्स आर देयर इन सेमीकंडक्टर्स, तो आपका आंसर होगा देयर आर टू टाइप्स ऑफ करंट कैरियर्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स इन सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स के कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, और उनके कंपाउंड सेमीकंडक्टर भी होते हैं, जैसे आपके पास गैलियम आर्सेनाइड फोस्फाइड, गैलियम फोस्फाइड। तो ऐसे बहुत सारे सेमीकंडक्टर्स ने होते हैं। तो उनमें इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स दो टाइप के चार्ज पार्टिकल्स होते हैं जो जिनकी वजह से करंट फ्लो करता है। इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करंट फ्लो करता है वो पॉजिटिव नेगेटिव से, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करंट फ्लो करता है अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, और होल्स की वजह से करंट फ्लो करता है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि होल्स पॉजिटिव चार्ज के होते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट। इस टॉपिक को समझने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि इलेक्ट्रॉन्स का मेटल में ड्रिफ्ट कैसे होता है, मतलब वो एक एंड से दूसरे एंड पे कैसे जाते हैं। ये देखो स्टूडेंट्स, मान लेते हैं ये अपने पास कोई एक वायर का एक पार्ट है, ये इतना, ये एक वायर का मैंने एक पार्ट माना जिसके अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स, अब हमने क्या कर रखा है, वायर को बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है, और बैटरी को कनेक्ट करने की वजह से एक एंड पे पॉजिटिव चार्ज है और दूसरे पे नेगेटिव चार्ज है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब ये इलेक्ट्रॉन्स किस तरफ मूव करेंगे, अभी देखते हैं। इलेक्ट्रॉन्स किधर की तरफ जाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स तो पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाएंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन आप क्या सोचते हो, इनका मोशन बिल्कुल स्ट्रेट लाइन के अंदर होगा? क्या इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ऐसे इस तरफ नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ चल पड़ेंगे? ऐसा नहीं है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स जब तक बैटरी नहीं लगाई थी तब तक ये इलेक्ट्रॉन कोई फ्री नहीं थे या रेस्ट पे नहीं थे कि वो चल नहीं रहे थे और जैसे ही बैटरी लगाई और वो चलने लग गए। ऐसा नहीं होता, इलेक्ट्रॉन्स बैटरी लगाने से पहले भी चल रहे थे। ये देखिए ऐसे, ये मान लिया कि की है और ये बैटरी, जब तक हमने बैटरी नहीं लगाई तब तक भी ये इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे थे, और लेकिन कर रहे थे रैंडमली। जैसे मान लिया ये इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा था, ये इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा था, ये इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा था, कोई इलेक्ट्रॉन किधर जा रहा था, ऐसे इस तरफ से ये इलेक्ट्रॉन रैंडमली मूव कर रहे थे। अब रैंडमली मूव करने की वजह से नेट उनकी कोई डायरेक्शन नहीं थी, और नेट कोई चार्ज फ्लो नहीं था फ्रॉम वन प्लेस टू दी अदर। माना ये एंड ए है, ये एंड बी है, तो एक एंड से दूसरे एंड की तरफ नेट कोई चार्ज फ्लो नहीं हो रहा था, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की जो डायरेक्शन थी वो रैंडम मोशन था। रैंडम होने की वजह से नेट कोई डायरेक्शन थी ही नहीं उनके मोशन की। लेकिन जैसे ही हमने बैटरी से कनेक्ट किया, ये बैटरी को कनेक्ट कर दिया, तो बैटरी कनेक्ट करने के बाद इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगने लग गया।
फोर्स लगने की वजह से उनकी डायरेक्शन में चेंज आएगा। जैसे सपोज कीजिए ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ जा रहा था, अब जैसे ही बैटरी से कनेक्ट किया, अब इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक इधर की तरफ फोर्स लगा, तो इस तरफ फोर्स की वजह से अब ये इलेक्ट्रॉन इधर नहीं जाएगा, इधर जाते जाते थोड़ा इधर मुड़ जाएगा। तो अब ये जो, जैसे मान लिया कि कोई इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा था, अब इधर जाते जाते जैसे ही बैटरी से कनेक्ट किया तो ये इलेक्ट्रॉन पे इधर की तरफ वो मुड़ना स्टार्ट कर देगा। तो सभी इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स तो अब इधर लगने लग गया ना। इस तरफ फोर्स लगने की वजह से कुछ ना कुछ तो इलेक्ट्रॉन्स का जो मोशन होगा वो इस तरफ बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ उनका मोशन होने लग जाएगा। ऐसा नहीं है कि स्ट्रेट लाइन में बिल्कुल पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ चल पड़ेंगे, ऐसा नहीं होता, लेकिन ओवरऑल उनकी जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो कुछ ना कुछ पॉजिटिव की तरफ उनकी डिस्प्लेसमेंट होने लग जाएगी। एक्चुअल मोशन तो उनका कर्व्ड ही होता है। एक पॉइंट से जैसे इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा था, इधर जाते जाते बैटरी की वजह से फोर्स मिला, इधर की तरफ फोर्स मिला, तो इलेक्ट्रॉन्स का मोशन किधर होगा, इलेक्ट्रॉन का मोशन इनके रिजल्टेंट की तरफ इस तरफ होगा। अब इधर जा रहा था, फोर्स इधर मिला, तो इलेक्ट्रॉन का मोशन इधर हो जाएगा। तो मोशन तो उसका कर्व्ड ही है, लेकिन ओवरऑल जो डिस्प्लेसमेंट है वो बैटरी की तरफ उसकी कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट आ गई। तो ऐसा जो मोशन है इसको ड्रिफ्टिंग कहते हैं। ड्रिफ्ट करने का मतलब, जैसे ही हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने की वजह से इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन के अंदर डिस्प्लेस होने लग गए। तो ये जो मोशन है इलेक्ट्रॉन्स का इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट में, इस मोशन को ड्रिफ्ट कहते हैं, ड्रिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स कुछ ना कुछ लेफ्टवर्ड की तरफ डिस्प्लेस होने लग गए, तो हम ये कह सकते हैं कि कुछ ना कुछ चार्ज जो है वो बी एंड से एक एंड की तरफ चार्ज जाने लग गया। अब अगर चार्ज फ्लो करने लग गया एक एंड से दूसरे एंड की तरफ, इसका मतलब करंट फ्लो करने लग गया। तो वही कारण होता है कि इसके अंदर करंट फ्लो करने लग जाता है। तो ये था एक प्रोसीजर कि करंट कैसे फ्लो करता है मेटल्स के अंदर, चार्ज पार्टिकल कैसे फ्लो करते हैं। अभी देखते हैं हम नेक्स्ट, ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या टर्म हुई फिर। अब ड्रिफ्ट हमने पढ़ लिया कि जैसे ही हमने किसी वायर के अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के बाद वो जो चार्ज पार्टिकल्स हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट में मोशन में आ गए, और कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड के, अगर तो पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में डिस्प्लेस होने लग गए, अगर नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेस होने लग गए। तो उनके मोशन को ड्रिफ्ट कहा जाता है। तो उनके ड्रिफ्टिंग की जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी क्या आएगी, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। मतलब ओवरऑल एक एंड से दूसरे एंड तक आने में कितना डिस्प्लेसमेंट हुई डिवाइडेड बाय कितना टाइम लगा। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम आएगा उसे हम कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और उसकी वजह से हम करंट भी निकाल सकते हैं कि कितनी वेलोसिटी हुई। अब इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक आ गए तो चार्ज फ्लो डिवाइडेड बाय टाइम टेकन करके हम करंट भी निकाल लेंगे। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आई थिंक आपको समझ आ गई होगी। इट इज़ द एवरेज वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट में कितनी एवरेज वेलोसिटी होती है उसे हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। यहाँ पे डेफिनेशन आप पढ़ सकते हो। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द वेलोसिटी विद विच द फ्री इलेक्ट्रॉन गेट ड्रिफ्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल अंडर द इफेक्ट ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट में किस वेलोसिटी से जा रहे हैं, किस एवरेज वेलोसिटी से जा रहे हैं, उसे हम कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये दो एंड्स हैं ए बी, आपने देखा, इसको बैटरी से कनेक्ट किया, बैटरी से कनेक्ट करने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड राइटवर्ड है और इलेक्ट्रॉन्स का मोशन, नेट मोशन इलेक्ट्रॉन्स का लेफ्टवर्ड आ जाएगा, तो वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ जाएगी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो सिंबल होगा उसको वी से डिनोट करते हैं, वी और सफिक्स है डी यहाँ पर, वी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और उसकी जो एक्सप्रेशन होती है वो फाइनल एक्सप्रेशन आप एक बार नोट कर लीजिए। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की एक्सप्रेशन होती है माइनस ई टाउ अपॉन एम। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला है, माइनस ई कैपिटल ई टाउ डिवाइडेड बाई एम। मैं आपको बताता हूँ इसमें हर टर्म क्या है। यहाँ पर आपके पास ये है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, माइनस ई ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, कैपिटल ई ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने लगा रखा है। टाउ, टाउ जो है ये है रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम का मतलब है कि जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं वह एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल की तरफ, तो वो लगातार एक दूसरे से टकरा रहे होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स आपस में भी टकराते हैं और एटम्स के भी टकराते हैं, एटम्स एंड आयंस के भी टकराते हैं कंडक्टर में। देखिए, जब कोई कंडक्टर है, कंडक्टर को हमने बैटरी से जोड़ दिया, बैटरी से जोड़ने की वजह से क्या हुआ कि किसी मेटल के एटम के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन है, वो फ्री इलेक्ट्रॉन उस एटम को छोड़कर बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ चल पड़ा। अब देखो, एक इलेक्ट्रॉन ने एक एटम को छोड़ दिया और वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ चल पड़ा, तो वो एटम का तो इलेक्ट्रॉन चला गया ना, इस वजह से वो एटम क्या बन गया, अब आयन में बन गया, पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो गया।
और वो इलेक्ट्रॉन अब जिस एटम के पास है वहाँ पर नेगेटिव आयन बना हुआ है। इसका मतलब क्या है, जब इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं तो कॉन्टिन्यूसली मेटल के अंदर आयंस बनते जाते हैं। आयंस जिनके इलेक्ट्रॉन्स चले गए और जिनके इलेक्ट्रॉन्स नहीं गए हैं वो भी एटम्स ही हैं। तो जब वो इलेक्ट्रॉन चल पड़े तो चलने के बाद वो लगातार एटम्स के भी टकराते रहते हैं, दूसरे एटम्स के और आयंस के भी टकराते रहते हैं और इलेक्ट्रॉन्स के भी साथ टकराते हैं। तो इन कोलिजन की वजह से इलेक्ट्रॉन्स का मोशन रुकता जाता है। इलेक्ट्रॉन्स के मोशन पे एक बैकवर्ड फोर्स लगता है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कम होती चली जाती है। अब देखिए, तो ये जो दो कोलिजन के बीच में टाइम लग रहा है ये वैसे तो वेरिएबल होता है। जैसे सपोज कीजिए इलेक्ट्रॉन चला, चलते ही किसी एटम के टकरा गया, फिर चला, चलते किसी एटम के टकरा गया। तो दो कोलिजन के बीच में जो टाइम लग रहा है ये तो वेरिएबल आता है। हो सकता है कई कई देर तक वो किसी से टकराए ना, लेकिन कभी चलते ही टकरा जाए। तो कोलिजन के बीच में जो टाइम लग रहा है वो वेरिएबल होता है। लेकिन इस टाइम का अगर हम एवरेज निकाल लें, एवरेज टाइम बिटवीन कोलिजन्स, एवरेज टाइम निकाल लें, तो उसे हम रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं, जिसे हम रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं और टाउ से उसे डिनोट करते हैं। ये जो टाउ है वो है रिलैक्सेशन टाइम। आई होप आपको इसका मीनिंग समझ आ गया होगा। दिस इज द एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स इन द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के बाद इलेक्ट्रॉन्स जब मूव कर रहे होते हैं तो उनके दो सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच में लगने वाले एवरेज टाइम को रिलैक्सेशन टाइम हम कहते हैं। और ये रिलैक्सेशन टाइम टेम्परेचर पे डिपेंड करता है स्टूडेंट्स। टेम्परेचर पे कैसे? जैसे सपोज कीजिए कि आपने टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रखा हुआ है, तो ज़्यादा टेम्परेचर होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स की थर्मल वेलोसिटी ज़्यादा होगी। जितना ज़्यादा टेम्परेचर, इलेक्ट्रॉन उतनी ज़्यादा स्पीड से मूव कर रहे होंगे। अब जितनी ज़्यादा स्पीड से मूव कर रहे होंगे उतना जल्दी टकराएंगे अगले एटम के, और जल्दी टकराने का मतलब हो गया रिलैक्सेशन टाइम की वैल्यू कम आएगी। तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा रिलैक्सेशन टाइम की वैल्यू उतनी ही स्मॉल होगी। और जितना टेम्परेचर कम है, जैसे सपोज कीजिए बहुत आपने किसी कंडक्टर को बहुत ठंडा कर रखा है तो उसकी तो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी बहुत कम है। कम होने का मतलब क्या है, वो धीरे धीरे चलेंगे। धीरे धीरे चलेंगे तो उनके दो कोलिजन के बीच में टाइम ज़्यादा लगेगा। टाइम ज़्यादा लगेगा तो रिलैक्सेशन टाइम की वैल्यू भी आपके पास ज़्यादा आएगी। सो ये जो टाउ जो है ना, ये डिपेंड करता है कि टेम्परेचर कितना है। मेटल्स के केस में, ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है टाउ। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला मैंने आपके सामने लिख रखा है, ये है -e टाउ अपॉन m। ये इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितने ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी उतनी ज़्यादा होगी, और टाउ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब रिलैक्सेशन टाइम जितना ज़्यादा होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी उतनी ज़्यादा होगी, एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आपके पास है। तो ये अपने पास फॉर्मूला है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। इसकी डेरिवेशन कैसे हुई ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसके डेरिवेशन आपको करवा दूंगा। अभी आप ये कंसेप्ट्स को समझिए और इन टर्म्स को समझने की कोशिश कीजिए कि ये टर्म्स किन पे डिपेंड करती है। अब यहाँ से एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आती है, हम इलेक्ट्रिक फील्ड को ये भी लिख सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपके पास होता है उसके लिए हम एक और एक्सप्रेशन यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाई गैप। सपोज कीजिए कि जो वायर है, वायर के दो एंड्स पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो आपके पास V है। सपोज कीजिए ये V पोटेंशियल है और ये 0 पोटेंशियल है। सो पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास है V और L है वायर की लेंथ। तो अगर मैं E की जगह पे V/L पुट कर दूं तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी मेरे पास क्या आ जाएगी, E-V टाउ L डिवाइडेड बाई m। मतलब उस केस में ड्रिफ्ट वेलोसिटी मेरे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगी पोटेंशियल डिफरेंस के। पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड लेंथ ऑफ कंडक्टर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ जाएगी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन आपके पास होएगी कि जितनी स्ट्रॉन्ग बैटरी आप लगाओगे, जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस वायर के अक्रॉस है उतनी ज़्यादा ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, एंड वायर की लेंथ जितनी ज़्यादा है ड्रिफ्ट वेलोसिटी उतनी ही कम है। इलेक्ट्रॉन्स उतनी ही कम एवरेज स्पीड से ड्रिफ्ट करेंगे जितनी ज़्यादा वायर की लेंथ ज़्यादा होगी। तो ये रिजल्ट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इनको ध्यान से पढ़ें। आप डिफरेंट बुक से इनको स्टडी करें, एनसीईआरटी से या कोई भी और रेफरेंस बुक से आप पढ़ रहे हो उनसे स्टडी करें, और इनके टर्म्स में जो एक्सप्रेशन में जो टर्म्स आई हैं उनको उन पे डिपेंडेंस ज़रूर देखें कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड पे कैसे डिपेंड करती है, पोटेंशियल डिफरेंस पे कैसे डिपेंड करती है, लेंथ ऑफ कंडक्टर पे कैसे डिपेंड करती है। ये सारी चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है किसी भी टॉपिक को समझने के लिए। और इसके बारे में आप सोचें, देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या चीज़ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के बाद इलेक्ट्रॉन्स किस एवरेज वेलोसिटी से एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे हैं, वो एवरेज वेलोसिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। अब वो ज़्यादा कब होगी, आप खुद सोच के देखिए कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज़्यादा कब होगी।
ये तब ज़्यादा होगी जितना ज़्यादा आप पोटेंशियल डिफरेंस लगाओगे। जितनी स्ट्रॉन्ग बैटरी लगाओगे तो उतना ज़्यादा फोर्स लगेगा। ज़्यादा फोर्स लगने की वजह से क्या होगा, जल्दी जल्दी पहुंच जाएंगे, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी उतनी ही आपके पास ज़्यादा होगी। और लेंथ जितनी कम होगी, देखिए जितनी वायर की लेंथ ज़्यादा होगी, लॉन्ग होगी लेंथ, उतना उनको ज़्यादा कोलिजन उनको फेस करना पड़ेगा। जितनी ज़्यादा लेंथ होगी उतना ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना है, उनके कोलिजन ज़्यादा होगा, तो उस वजह से क्या हो जाएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम आएगी। तो ये फैक्टर्स पे डिपेंडेंस आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, नेक्स्ट इस रिलेशन में स्टूडेंट्स आपको दिखाया हुआ है कि करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या रिलेशन है। पहले आप ये रिलेशन समझ लीजिए, मैं इसकी डेरिवेशन आपको बाद में करवा दूंगा। देखिए, अगर किसी वायर में इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी है, वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, ए यहाँ पर क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये सामने का एरिया कितना है, वो है ए, और वीडी है ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन्स की, तो उसमें जो करंट फ्लो कर रहा होता है वायर में, करंट की एक्सप्रेशन है एन ई ए वी डी। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन उठता है, ये स्मॉल एन क्या है। स्मॉल एन जो टर्म है ना, वो है ये है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इसे समझ गए, ये है नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब ये है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर, ये है वॉल्यूम। कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्री टू मूव हैं डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर, इसको हम स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। देखिए, ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम नहीं है, क्योंकि टोटल नंबर इलेक्ट्रॉन्स तो हर मटेरियल में ही होते हैं। चाहे आप कोई इंसुलेटर ले आइए, जैसे आपके पास कोई ग्लास है, एयर है, वाटर है, सभी में इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये जो स्मॉल एन है, ये कोई टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम नहीं है, ये है फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। फ्री इलेक्ट्रॉन कितने हैं जो कि करंट फ्लो में हेल्प कर सकें, उनका नंबर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, कॉपर। कॉपर में आपके पास हम जनरली पढ़ते हैं कि कॉपर बहुत अच्छा कंडक्टर है। कॉपर और एजी सिल्वर, सिल्वर बहुत अच्छा कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। तो इनमें क्या खास बात है। अब कॉपर कोई का एग्जांपल लो आप, और ये एल्युमिनियम और एजी, सब में वैसे तो कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है, लेकिन फिर भी बढ़िया है जो हम मानते हैं, जो है वो है एजी अच्छा कंडक्टर है। एजी की कंडक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा होती है सिल्वर की, उससे कम कॉपर की, उससे कम एल्यूमिनियम की होती है। तो इनमें डिफरेंस क्या है एक्चुअली, इनमें डिफरेंस इसका ही है, ये स्मॉल एन का, मतलब इसके अंदर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ना पर यूनिट वॉल्यूम, ये एजी के अंदर बहुत ज़्यादा हैं, कॉपर में इससे थोड़े कम मिलेंगे। मतलब इसके अंदर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स फ्री टू मूव हैं एज कंपेयर टू डिफरेंट मटेरियल। तो जिसके अंदर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन फ्री टू मूव होंगे उनकी कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी ऑलवेज, और उनका स्मॉल एन की वैल्यू जो होगी वो उतनी लार्ज होगी। अब देखिए, जितना स्मॉल एन की वैल्यू बड़ी है उतना करंट भी ज़्यादा फ्लो करेगा, क्योंकि करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स के। जितने ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है, करंट उतना ही ज़्यादा फ्लो करता है। तो ये इस पर डिपेंड करता है। आई होप आपको ये सारी टर्म समझ आ गई होंगी। करंट की एक्सप्रेशन है I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। यहाँ पर एन आपको मैंने समझा ही दिया, ई है इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ए है क्रॉस सेक्शनल एरिया, एंड वी डी है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी जितनी ज़्यादा है करंट उतना ही ज़्यादा फ्लो करेगा। एरिया ऑफ कंडक्टर जितना ज़्यादा है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया, करंट उतना ही ज़्यादा फ्लो करेगा। एंड नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम जितने ज़्यादा है, करंट उतना ही ज़्यादा फ्लो करने वाला है। इस एक्सप्रेशन को भी और ज़्यादा डिटेल से स्टडी करने की जरूरत है। ये देखिए कैसे आपके पास करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में ये रिलेशन आई, I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। ठीक है, कभी कभी आपको ये पूछ लेता है कि करंट और पोटेंशियल डिफरेंस, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी को पिछली वाली एक्सप्रेशन भी पुट कर सकते थे, माइनस ई टाउ अपॉन एम। वो एक्सप्रेशन जो हमने पिछली की थी वो क्या थी, माइनस ई टाउ अपॉन एम। ये एक्सप्रेशन भी हम यूज़ कर सकते थे। तो यहाँ से अपने को पता लग गया कि करंट जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहे हैं। करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। हम ई को V बाई एल भी पुट कर सकते थे। अगर मैं ई को V बाई एल पुट कर दूँ तो मेरे पास आ जाएगा करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V आ जाएगा। मैं यहाँ पे ई को पुट कर देता हूँ V अपॉन एल, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाई लेंथ, तो करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V आ जाएगा। जितने ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा करंट उतना ही ज़्यादा होगा। और आपने पढ़ा होगा, इसे हम ओम्स लॉ भी कहते हैं कि करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो ये सारी चीज़ें इनसे आने वाली हैं, अभी हम आगे आगे पढ़ेंगे। देखो, एक टर्म है करंट डेंसिटी।
करंट डेंसिटी का मतलब है कितना करंट फ्लो कर रहा है डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर। करंट डेंसिटी को जे से डिनोट करते हैं और वो क्या है, कितना करंट फ्लो किया डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ कंडक्टर, इसे हम करंट डेंसिटी हम कहते हैं। तो करंट पर यूनिट एरिया, करंट की यूनिट होती है एम्पियर और एरिया की होती है मीटर स्क्वायर, तो करंट डेंसिटी की यूनिट होगी आपके पास एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। अगर आपको करंट डेंसिटी दे रखी हो और करंट निकालना हो तो आप इसे एरिया से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। हालांकि हम करंट को तो स्केलर क्वांटिटी मानते हैं, इलेक्ट्रिक करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी, लेकिन करंट डेंसिटी जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। और करंट डेंसिटी की डायरेक्शन किधर होती है, जिस तरफ करंट फ्लो कर रहा होता है करंट डेंसिटी की डायरेक्शन भी उसी तरफ होती है। तो करंट डेंसिटी से अगर आपको करंट निकालना हो तो उसके लिए आप ये एक्सप्रेशन यूज करोगे, करंट इज इक्वल टू करंट डेंसिटी का डॉट प्रोडक्ट क्रॉस सेक्शनल एरिया के साथ। क्योंकि एरिया भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, करंट भी, डेंसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इनका अगर आप डॉट प्रोडक्ट करोगे, डॉट प्रोडक्ट, तो आपके पास इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू आ जाएगी। तो ये था, मैंने मेन बातें इससे रिलेटेड बता दी। करंट डेंसिटी एट ए पॉइंट विद इन ए कंडक्टर इज द करंट थ्रू यूनिट एरिया ऑफ कंडक्टर, मतलब करंट कितना फ्लो कर रहा है पर यूनिट एरिया, करंट अपॉन एरिया, इसको करंट डेंसिटी कहते हैं। प्रोवाइडेड द एरिया इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ दैट करंट। नेक्स्ट देखिए, J इज इक्वल टू करंट अपॉन एरिया। अब करंट की जो एक्सप्रेशन थी, J की वैल्यू क्या आई अपने पास, J इज इक्वल टू करंट अपॉन एरिया। करंट की एक्सप्रेशन अभी अभी हम पढ़ के आए हैं, NEAVD ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिवाइडेड बाई एरिया। तो एरिया से डिवाइड करूँगा तो एरिया से एरिया कट जाएगा और अपने पास करंट डेंसिटी की वैल्यू आ जाएगी NEVD। तो करंट डेंसिटी की ये भी एक्सप्रेशन होती है NEVD। यहाँ पे स्मॉल n है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, स्मॉल ई है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और VD है आपके पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो करंट डेंसिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं। ये सारी रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें ध्यान रखें। वेक्टर फॉर्म में ये एक्सप्रेशन मैं आपको बता चुका हूँ, करंट डेंसिटी का डॉट प्रोडक्ट एरिया के साथ। नेक्स्ट देखते हैं, ओम्स लॉ। मैंने अभी अभी आपको बताया कि करंट अपने पास क्या था, करंट था NEAVD, ये था आपके पास करंट। VD की जगह आप पुट कर लीजिए E टाउ अपॉन M, तो आपके पास क्या आ गया E टाउ अपॉन M। कैपिटल E को पुट कर लीजिए V/L, तो आपके पास ये क्या आ जाएगा NE स्क्वायर, देखो E एरा E और इंटू E किया E स्क्वायर, NE स्क्वायर A टाउ, और कैपिटल E की जगह पुट कर दिया मैंने V/L। तो ये एक्सप्रेशन मेरे पास आ गई। तो करंट इज इक्वल टू NE स्क्वायर A टाउ V/L। तो आपने देखा करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया V के, करंट एंड पोटेंशियल दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गए। इसे ही हम ओम्स लॉ कहते हैं। ओम्स लॉ की डेफिनेशन आपने 10th क्लास से आप पढ़ते आ रहे हो। अगर उसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन देखें तो ये देखो क्या है, इलेक्ट्रिक करंट थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस across two ends of conductor when the physical conditions like temperature, mechanical strain etc. remains same। अगर फिजिकल कंडीशन चेंज ना हो, जैसे टेम्परेचर, स्ट्रेन का मतलब लेंथ, एरिया, ये चीज़ें अगर चेंज ना हो तो करंट जो फ्लो करता है वो पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो मतलब ये कंडीशन है, फिजिकल कंडीशन चेंज नहीं होनी चाहिए, टेम्परेचर चेंज ना हुआ हो, लेंथ चेंज ना हुई हो वायर की, क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज ना हुआ हो, तो उस केस में जो करंट फ्लो कर रहा होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इस एक्सप्रेशन से ये सारी डेफिनेशन एकदम सही से प्रूव की जा सकती है। ये देखो कैसे, अगर मैं कहूँ कि फिजिकल मैकेनिकल स्ट्रेन चेंज नहीं हो रहा, इसका मतलब लेंथ चेंज नहीं हो रही, लेंथ को कांस्टेंट मान लीजिए, एरिया चेंज नहीं हो रहा, एरिया को कांस्टेंट मान लीजिए, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, तो टेम्परेचर चेंज ना होने की वजह से रिलैक्सेशन टाइम भी चेंज नहीं होगा। तो अगर ये चीज़ें कांस्टेंट हो जाएं, लेंथ कांस्टेंट हो जाए, एरिया कांस्टेंट हो जाए, टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाए, तो बाकी चीज़ें तो वैसे ही कांस्टेंट है। E कांस्टेंट होता है, M मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये भी कांस्टेंट होता है, N नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम ये भी कांस्टेंट है। तो अगर टेम्परेचर और स्ट्रेन कांस्टेंट हो जाए तो ये सारी चीज़ें कांस्टेंट हो जाएंगी, NE A टाउ ML, ये सारी चीज़ें कांस्टेंट हो जाएंगी, और फिर उस केस में I जो होगा वो V के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा। यही तो ओम्स लॉ है कि अगर टेम्परेचर, लेंथ, एरिया ये सब चीज़ें कांस्टेंट हो जाएं तो उस केस में किसी भी वायर में फ्लो करने वाला करंट उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है। तो इस एक्सप्रेशन से हम ओम्स लॉ को प्रूव कर सकते हैं। आपके पास ये क्वेश्चन ऐसा आता है, स्टेट एंड प्रूव ओम्स लॉ,
तो ओम्स लॉ को स्टेट तो ऐसे कर देंगे, डेफिनेशन लिख रखी, और जब उसका प्रूव करना होगा तो आप अभी जो मैंने आपको एक्सप्रेशन बताई कि सबसे पहले आप क्या कीजिए, करंट की एक्सप्रेशन लिखिए NEAVD, फिर आप VD की एक्सप्रेशन लिखिए, फिर E की वैल्यू रखिए V/L, फिर आप ये कंडीशंस लगाइए, अगर लेंथ कांस्टेंट, एरिया कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट, तो ये सारा फैक्टर कांस्टेंट हो जाएगा और I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V आपके पास आ जाएगा। तो आप ओम्स लॉ को प्रूव भी कर सकते हैं। तो यही सारी चीज़ इसमें दोबारा से की हुई है, तो आप इन स्टेप्स को अच्छे से देख लेना। अब ये ग्राफ देखिए, ग्राफ मैंने स्किप कर दिया क्योंकि करंट वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाएं तो हम ये I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V है, तो V को भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I लिख सकते हैं। तो V इज इक्वल टू आई आर। आर हम एक नया कॉन्स्टेंट लगा देते हैं। आर है रेजिस्टेंस ऑफ वायर। आप ये सब चीज़ें 10th क्लास में पढ़ रखी है आपने। आर इज नोन एज रेजिस्टेंस ऑफ दी वायर। कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस हो, उसमें जो करंट फ्लो करता है वो पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। उल्टा भी आप ये भी कह सकते हो, उसके एंड्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो उसमें फ्लो करने वाले करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपके पास। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को अगर हटाएं तो कांस्टेंट लगता है आर, और आर को कहते हैं रेजिस्टेंस ऑफ दैट अप्लायंस। अब अगर हम आई और वी में ग्राफ देखें और अगर हम ये मान के चलते हैं कि आर कांस्टेंट था, अगर आर मतलब रेजिस्टेंस को कांस्टेंट रख के चलें तो वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई है, ओम्स लॉ ये है। तो उस केस में ग्राफ जो आएगा वो एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ आपके पास आएगा, जैसा कि ये दिखा रखा है, एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ आपके पास रहता है। तो ये ध्यान रखें, छोटी छोटी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ वायर। रेजिस्टेंस, किसी भी वायर का रेजिस्टेंस होता है उस वायर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है डिवाइडेड बाई उसमें फ्लो करने वाला करंट। ये तो एक डेफिनेशन आप ओम्स लॉ से ही बना सकते हो, क्योंकि V इज इक्वल टू आई आर था, तो R को मैं क्या लिखूं, R इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाई I, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाई करंट। आपके पास ये हो जाएगा रेजिस्टेंस। अब देखिए एक डेफिनेशन तो यहाँ से ही बन गई। रेजिस्टेंस ऑफ एनी अप्लायंस इज डिफाइंड एज द पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट करंट। पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट करंट। सो अगर जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा, अगर करंट 1 यूनिट है तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको हम रेजिस्टेंस की तरह डिफाइन कर सकते हैं। और भी अपने पास इसके डेफिनेशंस हैं, देखिए कैसे। रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज ओपोजिशन ऑफर्ड बाय कंडक्टर टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट। अब यहाँ से देखिए, क्योंकि रेजिस्टेंस करंट के तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना, मतलब करंट उतना ही कम फ्लो करेगा जितना रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो करंट कम फ्लो करेगा। तो एक प्रकार से रेजिस्टेंस करंट के लिए तो ओपोजिशन हुई, रुकावट ही हुई। तो रेजिस्टेंस इज ओपोजिशन ऑफर्ड बाय द कंडक्टर टू द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट। जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस, करंट उतना ही कम, तो ये एक प्रकार की रुकावट की तरह होता है करंट के लिए। तो एक डेफिनेशन ये होगी इसकी। आगे देखते हैं। R इज इक्वल टू V बाई आई, आप यहाँ से भी इसकी डेफिनेशन बना सकते हो, मैंने आपको बना के बताई दी। अब रेजिस्टेंस की एक्सप्रेशन ड्राइव करना बिल्कुल आसान सा काम है। I इज इक्वल टू NEAVD आपके पास होता था, VD की वैल्यू पुट कर दो E टाउ अपॉन M, E की वैल्यू पुट कर दो V/L, तो ये आ गया। अब यहाँ से I है आपके पास, V है, तो V किसके इक्वल आ गया, V की वैल्यू निकाल लो यहाँ से, V अपॉन आई, V अपॉन आई, ये I को अपॉन में ले आइए, बाकी टर्म्स को दूसरी तरफ ले जाइए। तो V अपॉन आई इज इक्वल टू ML अपॉन N स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स, ये जो आपके पास है, ये जो अपॉन में है, ये तो L है, ये तो L है, और ये I है। तो आप क्या कीजिए, V अपॉन आई, V अपॉन आई आपको चाहिए, तो ये ML तो ऊपर चला जाएगा, NE स्क्वायर ए टाउ ये डिनोमिनेटर में आ जाएंगे। तो ये V अपॉन आई R होता है, इसका मतलब आपके पास रेजिस्टेंस कितना हो गया, ML अपॉन NE स्क्वायर ए टाउ। यहाँ पे M मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, L लेंथ ऑफ वायर, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, E कॉन्स्टेंट होता है आपको पता ही है, टाउ रिलैक्सेशन टाइम, और A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर। तो रेजिस्टेंस की एक्सप्रेशन आपके पास यहाँ से आ गई। अगर इस सारे फैक्टर को भी कांस्टेंट मान लें, ये सारा फैक्टर अगर आप कांस्टेंट मान लेते हो, M अपॉन NE स्क्वायर टाउ। अब कांस्टेंट मान लेने का मतलब क्या चीज़ कांस्टेंट करें कि ये फैक्टर कांस्टेंट हो जाए। अगर आप टेम्परेचर कांस्टेंट कर दो तो रिलैक्सेशन टाइम कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये फैक्टर सिर्फ टेम्परेचर पे ही तो डिपेंड कर रहा था। तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो रिलैक्सेशन टाइम कांस्टेंट हो जाएगा और ये पूरा फैक्टर कांस्टेंट हो जाएगा। उस केस में हम ये कह सकते हैं कि R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ आ जाएगा और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया आ जाएगा। और इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाएं तो आपके पास एक नया कांस्टेंट लगा देते हैं रो, तो ये नई एक्सप्रेशन आ जाएगी, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो L अपॉन ए। तो वो जो रो है उसे हम रेजिस्टिविटी कह देते हैं। मतलब ये जो फैक्टर है ना आपके पास,
ये रो ही है आपके पास, ये जो इतना फैक्टर है ये रो है। ये इनको कंपेयर करके देखिए, यहाँ से कंपेयर करके देखिए तो इसको रो लिख दिया। रो मीन्स रजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर। तो आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। ये रो किस पे डिपेंड करता है, यहाँ से अगर आप देखो तो रो कर रहा है एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। एम फिक्स होता है मास, ई फिक्स होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो ये डिपेंड किस पे कर रहा है, एक तो डिपेंड कर रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम पे, और एक डिपेंड कर रहा है टाउ पे, रिलैक्सेशन टाइम पे। तो रजिस्टिविटी जो है वो एक तो मटेरियल पे डिपेंड करती है, वो वायर किस मटेरियल की बनी हुई है। अगर कॉपर की बनी है या एल्यूमिनियम की बनी है या आप एजी की बनी है या आयरन की बनी है, ये तो एन तो इस पे डिपेंड करता है कि मटेरियल है कौन सा। अगर अच्छा कंडक्टर है तो एन की वैल्यू लार्ज होगी, और एन की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी रजिस्टिविटी उसकी उतनी कम होएगी। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जैसे एजी के लिए, सिल्वर के लिए एन की वैल्यू लार्ज होती है तो सिल्वर की रजिस्टिविटी कम है, आयरन के लिए एन की वैल्यू कम होती है तो आयरन की रजिस्टिविटी ज़्यादा है। तो रजिस्टिविटी एक तो मटेरियल पे डिपेंड करती है कि मटेरियल कौन सा है, क्योंकि मटेरियल चेंज होने की वजह से उनका एन अलग अलग आएगा। और दूसरा, रजिस्टिविटी डिपेंड कर रही है टेम्परेचर पे। टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा, सपोज कीजिए मेटल्स में टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए, तो टेम्परेचर अगर आप बढ़ाओगे तो रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा, रिलैक्सेशन टाइम कम होने से रजिस्टिविटी की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो रजिस्टिविटी टेम्परेचर पे भी डिपेंड कर रही है और मटेरियल पे भी डिपेंड कर रही है। तो ये दो फैक्टर्स पे रजिस्टिविटी डिपेंड करती है। आगे देखते हैं, ये सारी चीज़ें हो गई है। इनको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी इसको बोलते हैं, रजिस्टिविटी को। सो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। डियर स्टूडेंट्स, हर एक एक्सप्रेशन इंपॉर्टेंट है, हर एक एक्सप्रेशन। यहाँ से ये भी बात बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। वो देखिए कैसे। सपोज कीजिए मैं आपको एक ही मटेरियल की बनी हुई दो तारें देता हूँ। मान लो एक ही मटेरियल, ये दोनों कॉपर की बनी हुई है, ये दोनों तारें, एक तार ये है मेरे पास और एक और तार देता हूँ। मैंने आपको ये सेम एरिया की दो वायर्स दी है, इनका क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है, तो किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। एरिया दोनों का बराबर है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, लेकिन किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो जिसकी लेंथ ज़्यादा है उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस तीन ही फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है। आप ध्यान से देखो, रेजिस्टिविटी, लेंथ और एरिया। मैंने कह दिया सेम मटेरियल है, सेम मटेरियल है, सेम टेम्परेचर है। सेम मटेरियल और सेम टेम्परेचर होने की वजह से रजिस्टिविटी तो सेम हो ही गई। अगर रजिस्टिविटी सेम है, उसके बाद मैंने एरिया भी सेम दे दिया, तो सिर्फ लेंथ पे डिपेंडेंस रहेगी। तो जिसकी लेंथ ज़्यादा है, आपको दिख रहा होगा इसकी लेंथ ज़्यादा है, तो इसका रेजिस्टेंस भी आपके पास ज़्यादा होगा। अब देखते हैं, रेजिस्टेंस एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। सपोज कीजिए मैंने आपको दो वायर्स दी, लेंथ तो सेम थी दोनों की, लेकिन एरिया अलग अलग था। मैंने लेंथ आपको इक्वल दी है, एरिया अलग अलग दिया है, और मटेरियल भी सेम है, टेम्परेचर भी सेम है दोनों का। सेम टेम्परेचर होने का मतलब रिलैक्सेशन टाइम इक्वल है, सेम। सेम मटेरियल होने का मतलब नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम ये भी सेम है। इसका मतलब रजिस्टिविटी सेम होगी, क्योंकि रजिस्टिविटी इन दो पे तो डिपेंड करती थी। तो सेम टेम्परेचर सेम मटेरियल देने से रजिस्टिविटी सेम हो गई। अब दूसरी बात, मैंने लेंथ भी सेम दे दी, लेंथ भी इक्वल है, इसका मतलब लेंथ पे भी डिपेंडेंस नहीं रहा। अब रेजिस्टेंस डिपेंड कर रहा है एरिया पे। रेजिस्टेंस एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इस एक्सप्रेशन से देखिए। तो जो वायर थिक है उसका एरिया ज़्यादा है, एरिया ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस उसका कम होगा, तो इसका रेजिस्टेंस लेस है जो थिक वायर है, और थिन वायर का रेजिस्टेंस आपके पास ज़्यादा होगा। तो ये ध्यान रखना, अगर आपके पास दो या दो से ज़्यादा तारें हैं, सेम लेंथ की हैं एंड सेम मटेरियल की हैं, मटेरियल भी सेम है उनका, तो जो वायर ज़्यादा थिक होगी उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। थिक वायर का रेजिस्टेंस आपके पास ज़्यादा होता है ऑलवेज, सॉरी, थिक वायर का रेजिस्टेंस कम होता है और थिन वायर का रेजिस्टेंस आपके पास ज़्यादा होगा, सॉरी। नेक्स्ट देखते हैं अगला, रेजिस्टिविटी डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल एंड नॉट ऑन ज्योमेट्रिकल डायमेंशन। हमने रेजिस्टिविटी देखा, रेजिस्टिविटी की जो एक्सप्रेशन है वो ये है। रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है एक तो एन पे, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, और एक टाउ पे। तो ये दोनों चीज़ें तो मटेरियल की प्रॉपर्टी हैं, मटेरियल पे डिपेंड करती है और टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। तो ये इस पे डिपेंड नहीं करती कि वायर कितनी लेंथी है या वायर का एरिया कितना है, ये इस पे डिपेंड नहीं करता। रेजिस्टिविटी डायमेंशंस पे तो डिपेंड ही नहीं करती कि तार लंबी है या पतली है या मोटी है, इस पे डिपेंड नहीं करती। तो कभी कभी आपको ये दे दिया जाता है कि दो वायर्स हैं कॉपर की, एक की लेंथ है L, दूसरे की लेंथ है 2L। आपको दो कॉपर की वायर्स दे दी, एक की लेंथ L
और दूसरे की लेंथ 2L। आपसे ये पूछा जाएगा किसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा है, तो दोनों की रेजिस्टिविटी इक्वल ही है, क्योंकि आपको मटेरियल सेम दे दिया तो सेम मटेरियल है तो दोनों की रेजिस्टिविटी इक्वल ही होगी। अगर टेम्परेचर मेंशन नहीं है तो टेम्परेचर भी हम इक्वली मान के चलते हैं, तो रेजिस्टिविटी दोनों की इक्वली होगी, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट देखते हैं, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी, रेजिस्टिविटी, करंट, इलेक्ट्रिक फील्ड, करंट डेंसिटी एंड वी। तो ये रिलेशन वैसे हम ऑब्टेन कर चुके हैं, ये सभी रिलेशंस को दोबारा से लिखा गया है, ये सारी रिलेशन हम पहले लिख चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी। इससे पहले हमने पढ़ा रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। रेजिस्टेंस होता है ओपोजिशन ऑफर बाय ए वायर टू द फ्लो ऑफ करंट, तो उसका उल्टा, उसका ठीक रिवर्स सोचिए। रेजिस्टेंस का मतलब ओपोजिशन ऑफर्ड बाय ए कंडक्टर टू द फ्लो ऑफ करंट, उसका उल्टा कंडक्टेंस होती है। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल कर दीजिए 1/r, इसको कहेंगे कंडक्टेंस। तो ये एक प्रकार का ये ईजीनेस हो गई, ईजीनेस। तो ये है कंडक्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। तो इसकी यूनिट क्या आ जाएगी रेजिस्टेंस की उल्टी? रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, OHM, ओम। और उसका सिंबल भी आपको पता होगा, 10th क्लास में आप पढ़ते आए थे। रेजिस्टेंस का सिंबल ये होता है ओम। तो कंडक्टेंस इसका रेसिप्रोकल है, तो कंडक्टेंस का सिंबल ऐसे लिखते हैं MHO, मो, या इसका सिंबल ये भी लिखते हैं ऐसा, ये कंडक्टेंस का सिंबल हो जाएगा आपके पास, मो। तो ये है। अब कंडक्टिविटी, जैसे रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल कंडक्टेंस है, वैसे रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल कंडक्टिविटी है। कंडक्टिविटी इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। सो कंडक्टिविटी को सिग्मा से डिनोट करते हैं, सिग्मा इज इक्वल टू 1/रेजिस्टिविटी। तो ये आ जाएगी। तो इसकी यूनिट क्या आएगी? रेजिस्टिविटी की जो यूनिट थी ओम मीटर, उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो कंडक्टिविटी की जो यूनिट आएगी ओम मीटर का उल्टा पर ओम पर मीटर, पर ओम पर मीटर। ये रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी की यूनिट आपके पास हो जाएगी। तो एक्सप्रेशंस भी यहाँ से इजीली आ जाएगी। आपको रेजिस्टेंस की एक्सप्रेशन पहले करवा चुका हूँ, ml/ne², A टाउ, उसका उल्टा कर लेना, A टाउ NE²/ml, ये कंडक्टेंस की एक्सप्रेशन हो जाएगी। ऐसे रेजिस्टिविटी की एक्सप्रेशन पीछे आ चुकी है, m/ne² A टाउ, उसका रेसिप्रोकल कर लेना, NE² A टाउ/m। तो ये आपके पास बन जाएगी कंडक्टिविटी की एक्सप्रेशन। तो एक्सप्रेशन उनकी रेसिप्रोकली करनी है, वो आप कर सकते हो वहाँ से। नेक्स्ट टॉपिक है वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे किस टाइप से डिपेंड करता है? देखो स्टूडेंट्स, रेजिस्टेंस की अगर आपको टेम्परेचर पे डिपेंडेंस देखनी है ना, तो पहले आपको ये देखना होगा कि वो मटेरियल किस चीज़ का बना हुआ है। मतलब हम यहाँ से 3 मटेरियल लेके चलेंगे, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर। इनके लिए अलग अलग देखेंगे कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है। पहले हम रेजिस्टेंस की एक्सप्रेशन देखते हैं, ml/ne² A टाउ। ये टर्म्स क्लियर होंगी आई थिंक आपको। m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, L लेंथ ऑफ वायर, एंड नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, E इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, टो रिलैक्सेशन टाइम एंड A एरिया। तो डियर स्टूडेंट्स, टो डिपेंड कर रहा है टेम्परेचर पर, A एरिया थिकनेस ऑफ ए वायर, L लेंथ ऑफ वायर, N नेचर ऑफ मटेरियल कौन सा है। अलग अलग मटेरियल के लिए स्मॉल n की वैल्यू डिफरेंट आपके पास होती है। गुड कंडक्टर के लिए स्मॉल n की वैल्यू लार्ज होगी, बैड कंडक्टर के लिए स्मॉल n की वैल्यू स्मॉल होती है, कम होती है। तो यहाँ से देखिए, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेज, जब पहले मेटल की बात करते हैं, सपोज कीजिए अपने पास वायर मेटल की बनी हुई है, तो मेटल की वायर में जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, टेम्परेचर बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन्स की थर्मल वेलोसिटी बढ़ेगी। थर्मल वेलोसिटी बढ़ने से उनकी रैंडमनेस बढ़ेगी, वो जल्दी जल्दी टकराएंगे। जल्दी टकराने की वजह से उनकी रिलैक्सेशन का जो टाइम है वो कम हो जाएगा, क्योंकि जल्दी टकराने से कोलिजन में टाइम कम लगा, कोलिजन में टाइम कम लगने से रिलैक्सेशन टाइम की वैल्यू कम आएगी, और रिलैक्सेशन टाइम कम आने की वजह से रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ जाएगी। इसका मतलब फॉर मेटल्स इफ टेम्परेचर इंक्रीजेज, मेटल के केस में टेम्परेचर बढ़ेगा, रिलैक्सेशन टाइम घटेगा और रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ेगी। तो मेटल्स का रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से बढ़ता है। ठीक है जी, तो ये एक्सप्रेशन थी मेटल्स के लिए। अब देखिए, एक नाम है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। देखो, मैंने आपको कहा था हम 3 डिफरेंट मटेरियल के लिए देखने वाले हैं, तो मैं आपको पहले वो भी बता देता हूँ कि मेटल्स के लिए हमने देख लिया कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ता है। अब बात करते हैं कि सेमीकंडक्टर के लिए क्या होगा। देखिए, जब जो मटेरियल सेमीकंडक्टर होते हैं ना, उनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन पहले से ही बहुत कम होते हैं। मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स इतने हैं ही नहीं कि वो कोलाइड करें
एक दूसरे से एटम से कोलाइड करें, फ्री इलेक्ट्रॉन हैं ही बहुत कम। तो उस केस में क्या होता है, जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं ना, तो टेम्परेचर बढ़ाने से तो एक और काम होता है कि उनके अंदर कोवलेंट बॉन्ड टूटने लगते हैं। जैसे आपके पास सिलिकॉन है, तो सिलिकॉन का अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री का टेम्परेचर करोगे, तो उसके अंदर कोवलेंट बॉन्ड टूटेंगे सिलिकॉन के बीच में। कोवलेंट बॉन्ड टूटने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स और होल्स फ्री होंगे। इलेक्ट्रॉन्स और होल फ्री होने की वजह से ये नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम जो है स्मॉल एन, ये स्मॉल एन बढ़ेगा। दोबारा से समझ लीजिए, इनके अंदर पहले से ही कोवलेंट इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम होते हैं, तो जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से कोवलेंट बॉन्ड टूटते हैं। कोवलेंट बॉन्ड टूटने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स फ्री हो जाते हैं। फ्री होने की वजह से स्मॉल एन, नंबर ऑफ करंट कैरियर पर यूनिट वॉल्यूम, इसकी वैल्यू बढ़ती है। तो ये वैल्यू बढ़ने की वजह से रजिस्टिविटी की वैल्यू या रजिस्टेंस की वैल्यू में कमी आती है। तो सेमीकंडक्टर के केस में अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस में कमी आएगी, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये इफेक्ट होता है फॉर सेमीकंडक्टर। इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर देन मोर कोवलेंट बॉन्ड्स गेट ब्रोकन, बिकॉज ऑफ मोर breaking of covalent bonds, more number of free electrons and free holes are there, and therefore resistance decreases, because resistance is inversely proportional to the number of free electrons per unit volume. इंसुलेटर्स में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता टेम्परेचर बढ़ाने का। टेम्परेचर अगर आप नॉर्मल रेंज में टेम्परेचर बढ़ाओगे, देखिए हम इंसुलेटर्स की बात करते हैं, जैसे एयर, प्योर वाटर, ग्लास, रबर, अगर इनके लिए क्या होता है, इनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते ही नहीं है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स या होल्स होते ही नहीं है, जीरो ही होते हैं। तो अगर आप इनका टेम्परेचर बढ़ा भी दोगे, अगर आप नॉर्मल टेम्परेचर बढ़ा रहे हो 1000 डिग्री सेल्सियस 2000 डिग्री सेल्सियस, तो इससे उनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं आ पाते हैं, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा। तो फ्री इलेक्ट्रॉन ना होने की वजह से क्या हो जाएगा कि उसका रेजिस्टेंस पे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो देयर इज नो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेजिस्टेंस ऑफ इंसुलेटर्स। लेकिन अगर आप टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ा दो, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर अगर आप बढ़ा देते हो, तो उस केस में क्या हो जाता है, उनका थर्मल ब्रेकडाउन हो जाता है, उनका थर्मल ब्रेकडाउन हो जाएगा। और थर्मल ब्रेकडाउन होने की वजह से हो सकता है उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाएं और उसके बाद उनका रेजिस्टेंस थोड़ा कम हो जाए। तो नॉर्मल टेम्परेचर रेंजेस के अंदर अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो उनके रेजिस्टेंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। नाउ वी हैव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। देखिए स्टूडेंट्स, ये एक कांस्टेंट है अल्फा से डिनोट करते हैं। ये क्या है, चेंज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टेंस पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर। सपोज कीजिए कि आपके पास 0 डिग्री पे किसी मटेरियल का जो रेजिस्टेंस है वो है R0, 0 डिग्री सेल्सियस पे। यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस है, 0 केल्विन नहीं है, ध्यान रहे। 0 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस है R0, T डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस है RT। तो इसमें कितना चेंज आया, मतलब अगर आपने टेम्परेचर 0 डिग्री से बढ़ाकर T डिग्री सेल्सियस कर दिया तो रेजिस्टेंस में कितना चेंज आया, RT माइनस R0। चेंज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टेंस पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर, ये जो फैक्टर होता है उसे थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस कहा जाता है। मतलब चेंज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टेंस पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर इज कॉल्ड थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। अब इसकी यूनिट क्या आएगी, यूनिट देखिए, चेंज इन रेजिस्टेंस की यूनिट होगी ओम, नीचे ओरिजिनल रेजिस्टेंस की भी ओम डिवाइडेड बाई ओम, और चेंज इन टेम्परेचर की होती है डिग्री सेल्सियस या केल्विन, तो ओम से ओम तो कैंसिल हो जाएगा और आपके पास ये आ जाएगा पर केल्विन। तो अल्फा की यूनिट होती है पर केल्विन या पर डिग्री सेल्सियस। तो ये देखिए, चेंज इन टेम्परेचर डिवाइडेड रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाई ओरिजिनल रेजिस्टेंस एंड चेंज इन टेम्परेचर। आप ये भी कह सकते हो, ये भी एक्सप्रेशन इसकी है। अब देखिए, अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है। अगर अल्फा पॉजिटिव है, अल्फा पॉजिटिव होने का मतलब क्या हो गया, रेजिस्टेंस बढ़ रहा है टेम्परेचर बढ़ाने के साथ। मतलब अगर रेजिस्टेंस बढ़ता है टेम्परेचर बढ़ाने के साथ तो अल्फा पॉजिटिव होगा, जैसा कि मेटल्स के केस में होता है। मेटल में टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, तो दोनों पॉजिटिव है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, तो अल्फा पॉजिटिव आएगा। सेमीकंडक्टर्स में अल्फा नेगेटिव है क्योंकि उसमें टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस कम होता है, तो चेंज इन रेजिस्टेंस कम हो जाता है, इस वजह से अल्फा नेगेटिव होता है। और इंसुलेटर्स के लिए अल्फा जीरो लिया जा सकता है क्योंकि उनके रेजिस्टेंस पे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। तो ये था टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है कलर कोड फॉर कार्बन रेजिस्टेंसेस। कलर कोडिंग, देखिए स्टूडेंट्स, प्रैक्टिकली जब हम कोई रेजिस्टेंस लेके आते हैं मार्केट से तो उसमें क्या होता है, एक सिलेंडर
सिलेंड्रिकल एक बॉडी होती है। जब आप मार्केट से कोई रेजिस्टेंस लेके आओगे, कार्बन रेजिस्टेंस, आप कार्बन रेजिस्टेंस लेके आएँ तो उसके ऊपर एक सिलेंड्रिकल बॉडी होती है उस रेजिस्टेंस की, और उस सिलेंड्रिकल बॉडी के साइड में 2 वायर्स होती हैं और बीच में उसके ऊपर कुछ कलर्ड रिंग्स होते हैं, कुछ रिंग्स बने होते हैं, जैसे ब्लैक, वॉयलेट, ब्राउन, गोल्ड, ऐसे कुछ रिंग्स बने होते हैं। उन रिंग्स से हम उस रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं कि वो रेजिस्टेंस कितना है। केवल हमें वो रिंग्स के कलर देखने हैं कौन से हैं। वो कलर आपको पता लग गए तो समझ लो आप उसका रेजिस्टेंस बता दोगे। सिंपली आप लेके आओ, कोई भी रेजिस्टेंस लेके आओ, उसके चारों रंग नोट कर लो कि कौन कौन से हैं, उसके बाद आप उसका रेजिस्टेंस बता पाओगे। देखो कैसे, उसका क्या रूल है। फर्स्ट 2 रिंग्स जो हैं, पहले जो 2 रिंग्स होते हैं वो तो उसके रेजिस्टेंस की पहली 2 डिजिट्स हैं जो ओम्स में होगी। जैसे मान लो किसी का रेजिस्टेंस है, ये देखो रूल दे रखा है, ए बी इंटू 10⁻⁶ प्लस माइनस D%। इसका मतलब ए जो होगा वो पहला कलर जो होगा, पहले रिंग का जो कलर है उसका जो लेटर होगा वो ए, दूसरे रिंग का जो कलर है उससे पता लगेगा अपने को बी, तीसरे रिंग के कलर से अपने को पता लगेगा सी, और चौथे रिंग के कलर से अपने को पता लगने वाला है डी। मतलब ये 4 रंग हैं, 4 रंग के कोरस्पॉन्डिंग 4 डिजिट आने वाली है। ठीक है, वो डिजिट्स कैसे है ये देखिए आगे, ये डिजिट्स अब यहाँ से आपको पता लग जाएगी। अगर आपके पास कलर है ब्लैक तो वो जो ब्लैक कलर का जो कोड है वो है 0, ब्राउन का 1, रेड का 2, ऑरेंज का 3, येलो का 4, ऐसे इस टाइप से आपके पास कोडिंग होगी। उसके बाद ये जो फोर्थ कलर है, फोर्थ कलर ये जो है इसके लिए कोडिंग इस टाइप से है। अगर ये गोल्ड रिंग है तो इसका मतलब हो गया डी की वैल्यू है 5%, 5। अगर ये है सिल्वर का, सिल्वर रिंग है यहाँ पर, तो सिल्वर का होने का मतलब है डी की वैल्यू होगी आपके पास 10%। और अगर कोई कलर नहीं है, सपोज करो फोर्थ कलर है ही नहीं, उस केस में आपके पास डी की वैल्यू हो जाएगी 20। तो ऐसे इस टाइप से आपके पास है। एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज कीजिए आपके पास ये है ग्रीन रेड ब्लू सिल्वर, ग्रीन रेड ब्लू सिल्वर। अब आप देखिए ग्रीन के लिए कलर कौन सा है, ग्रीन का कलर आपके पास, उसको हम ए लिख देते हैं। ग्रीन का कलर इस लिस्ट में आप देखिए ग्रीन का कलर है 5। रेड का कलर कौन सा है, उसको हम बी लिख देते हैं, रेड का कलर आपके पास है 2। फिर ब्लू का कलर कौन सा है, ब्लू के कलर को आप सी लिख लीजिए, ब्लू का कलर है 6। और सिल्वर का कलर है डी, और डी का की वैल्यू है 10। तो आपके पास रेजिस्टेंस क्या बन गया, ये ए बी सी डी की वैल्यू, सभी वैल्यूज आप इसमें ले जाके पुट कर लीजिए। ए की वैल्यू 5, बी की वैल्यू 2 तो 52 इंटू 10⁻⁶, सी की वैल्यू है 6, 10⁻⁶, फिर प्लस माइनस डी की वैल्यू है 10%। मतलब ये जो रेजिस्टेंस है जिसका कलर कोडिंग है GRB सिल्वर, मतलब ग्रीन रेड ब्लू सिल्वर, वो रेजिस्टेंस होगा 52 इंटू 10⁻⁶ ओम प्लस माइनस 10%। इसका मतलब वो रेजिस्टेंस है 52 मेगा ओम, और उसकी वैल्यू में टॉलरेंस है 10% की। मतलब वो 10% ज़्यादा भी हो सकता है और 10% कम भी हो सकता है। तो इस तरीके से कलर कोडिंग को यूज़ करके हम किसी भी रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक इसी तरीके से ये ऊपर वाली वैल्यू भी निकाली जा सकती थी। उसमें देखिए कलर कौन से हैं, ब्राउन, वॉयलेट, ब्लू, गोल्ड। ब्राउन का कलर है 1, ये देखिए ब्राउन का कलर 1। वॉयलेट का कलर है आपके पास, वॉयलेट का कलर है आपके पास 7। तो ब्राउन का 1, वॉयलेट का 7 इंटू 10⁻, ये थर्ड रिंग देखो कौन सा है, ब्लैक, ब्लैक का है 0 तो 10⁻0, और फिर प्लस माइनस गोल्ड का है 5%। तो ये हो गया 17 इंटू 10⁻0 प्लस माइनस 5%। तो ये 17 ओम प्लस माइनस 5%। इसका मतलब 17 ओम से 5% ज़्यादा भी हो सकता है और 5% कम भी हो सकता है। ये इस रेजिस्टेंस की वैल्यू आपके पास है। तो डियर स्टूडेंट्स, मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि अगर मुझे कोई रेजिस्टेंस बनाना है 25 इंटू 10⁻³ ओम 3 प्लस माइनस 10%, अगर मुझे ये रेजिस्टेंस बनाना है तो मुझे कौन कौन से कलर के रिंग्स यहाँ पे बनाने पड़ेंगे। 25 इंटू 10⁻³ ओम प्लस माइनस 10%, ये रेजिस्टेंस बनाने के लिए कलर कोडिंग आप सजेस्ट करें क्या रहेगी, तो ये कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताएं। अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। तो कुछ और प्रैक्टिस के लिए आपको दिए हुए हैं, इसको याद रखने का ये एक सेंटेंस है, आप ऐसे याद रख सकते हो। ये कलर कोडिंग को देखिए, ये सीक्वेंस है, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वॉयलेट। अगर इनको याद रखना है तो आपके पास ये सेंटेंस आप याद रख लीजिए, बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज़ वेरी गुड वाइफ। अब इसमें देखो बी का मतलब ब्लैक, फिर बी ब्राउन, आर रेड, ऑरेंज, येलो, ऑफ में कुछ नहीं है, ग्रेट का
ग्रीन, बी का फिर से ब्लू, हैज़ का कुछ नहीं है, वेरी, वॉयलेट, गुड, ग्रे, वाइफ, वाइट। तो ये हो गया आपके पास, इनसे आप याद रख सकते हो। अनदर कलर कोड फॉर कार्बन रेजिस्टेंस, और भी आपको दे रखे हैं कार्बन रेजिस्टेंस के लिए, लेकिन ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है, ये सिलेबस में आपके पास नहीं है। तो जो सिलेबस के टॉपिक्स हैं वही आप कीजिए। नाउ नेक्स्ट टॉपिक अपने पास है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। डियर स्टूडेंट्स, ये टॉपिक हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो आज के लेक्चर में हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, कितने टाइप्स के इलेक्ट्रिक करंट होते हैं। इलेक्ट्रिक करंट हमने पढ़ा फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दो टाइप के हमने करंट पढ़े, स्टेडी करंट और वेरिएबल करंट। उसके बाद हमने देखा अल्टरनेटिंग करंट, फिर हमने देखा करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या रिलेशन है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की एक्सप्रेशन हमने देखी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन देखी, ओम्स लॉ की डेरिवेशन देखी, करंट डेंसिटी को स्टडी किया, और फिर हमने करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन करने के बाद ओम्स लॉ को ड्राइव किया, रेजिस्टेंस के कंसेप्ट पे आए, रेजिस्टिविटी लेके आए, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी की टेम्परेचर पे डिपेंडेंस देखी, फिर हमने कलर कोडिंग को देखा। तो ये सारे टॉपिक्स हमने पढ़े। आप दोबारा से इस वीडियो को देखें, 2 बार 3 बार इस वीडियो को देखें अच्छे से, और इससे नोट्स बनाएं। मैंने आपको डेरिवेशंस कुछ टॉपिक्स की करवाई है, कुछ की नहीं भी करवाई। जो मैंने नहीं करवाई वो मैं आपको वो डेरिवेशंस आपको करवा दूंगा, लेकिन जो मैंने करवाया है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही प्रिपेयर किए गए हैं ये नोट्स। तो आप इनको जैसे करवाया है वैसा तो करें, कुछ एक्स्ट्रा डेरिवेशंस भी आप करें, और जो क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछे हैं उनका आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में करें। एक क्वेश्चन और मैं आपसे पूछता हूँ, सपोज कीजिए कि 2 वायर्स हैं, एक आपके पास है एल्यूमिनियम की और एक है कॉपर की। आप मुझे ये बताएं कि दोनों का टेम्परेचर सेम है, लेंथ सेम है, एरिया सेम है। मुझे ये बताएं कि रजिस्टिविटी और रजिस्टेंस किस वायर का ज़्यादा होगा। दोबारा सुन लीजिए, 2 वायर्स हैं, एक कॉपर की एक एल्यूमिनियम की, बिल्कुल एक जैसी डायमेंशंस हैं, सेम टेम्परेचर है। आपको ये बताना है कि रजिस्टेंस किसका ज़्यादा होगा। ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएं। ओके स्टूडेंट्स, टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच।